अच्छी अधिकारी का सपना देखने वाले अधिकारी पोस्ट पर अपने आप को तैयार करके और अधिकारी पोस्ट पर अपना भूमिका दर्ज करके और जानकारी होगा कि आपको एक साधारण सा डिग्रीधारी व्यक्ति या हो सकता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डिग्रियां ना हो और उनके सामने आपको नतमस्तक बनना पड़ता होगा। एक अधिकारी का यदि आप स्थिति समझेंगे कि एक आईपीएस अधिकारी का कितना बड़ा योगदान होता है हमारे देश के विकास में और लोगों के न्याय दिलाने में बहुत बड़ा रोल होता है ना, फिर भी आप देखकर आश्चर्य में पड़ जाते होंगे कि वे व्यक्ति एक सोशल कार्यकर्ता के सामने, और जब मैं डायरेक्टली रूप में नाम लूं तो एक मंत्री के समक्ष उनके दाएं बाएं न जाने कितने सफल व्यक्तियों को रहकर आदेश का पालन करना पड़ता होगा। तो उस समय कुछ ऐसी भी स्थितियां प्रकट होती होगी जो मंत्री महोदय का निर्णय एक आईपीएस व्यक्ति के लिए उचित नहीं लगता होगा, फिर भी मान लेना पड़ता है। जहां तक कि आप ये भी देखे होंगे अपने नजरों से और अपने भावनाओं से ये चीज महसूस किए होंगे कि वो बेचारे अधिकारी गाली को भी सुनता है, दबाव में रहता है। कई बार तो आपने ऐसा देखा होगा कि अपने पारिवारिक उलझन से उठकर बेचारा मंत्रालय में एक मंत्री जी के सामने जाकर के ड्यूटी संभालता है और मंत्री जी भी उनको वही ठोकर और ताने देते हैं। तनाव में आकर के बेचारा कई बार तो ऐसा होता होगा कि अकेले में जान भी गंवा देना पड़ जाता होगा, और कई अधिकारी ऐसे जान भी गंवा चुके हैं। बस यही ना, एक मंत्री महोदय का ध्यान में रहता है कि मैं वोट लेकर मत लेकर जीता हूं, यानी मैं एक मंत्री हूं लेकिन मैं कितने लोगों का मत हूं। बस एक अधिकारी साहब उसी का सैल्यूट करते हैं, उस चेहरा का सैल्यूट नहीं करता। जो मंत्री साहब हैं उनकी नाम को लोग सैल्यूट नहीं करता जो उनका नाम होता है, उनको परिवारों का सैल्यूट नहीं करता जो उसका परिवार होता है। बस सैल्यूट उसको वो व्यक्ति अधिकारी बनकर करता है जो कई हजार कई लाख लोग जो मत देकर के उसको उस पद पर आसीन किया है, इसलिए उस लोगों को वह सैल्यूट किया जा रहा है। और मंत्री महोदय को लगता है कि हमें प्रणाम की जा रही है, हमें सैल्यूट की जा रही है। या तो उनको मूर्खता का ही सैल्यूट कहा जाए, उसको चालाकी का सैल्यूट नहीं कहा जाए, क्योंकि आए दिन जो चुनाव भी दौरा होता है तो उसमें न जाने कितने लोग मत देकर के उनको उस लायक बनाता है। तो साहब, यदि आप भी या आपका परिवार भी कोई मंत्री हैं या मंत्री बनने का सपना देखते हैं तो आप सचेत हो जाइए कि आपको कोई प्रणाम करता है। आम नागरिक को प्रणाम की जाती है और आप भूल जाते हैं कि हमें प्रणाम की जा रही है। ये चीज समझने वाली बात है। विद्वानों से और अच्छे विचार रखने वाले व्यक्तियों से आप समझ सकते हैं कि उनका विचार इस मायने में सही रहा है। और रही बात कि अब हमारे विचार से वो अधिकारी वे अच्छे पद को संभालने वाले, अच्छे योग्यता रखने वाले जो देश का तमाम जो अधिकारीगण हैं वह खुश हो जाएंगे कि किसी एक चेहरे को प्रणाम नहीं कर रहे हो, उन सबको प्रणाम कर रहे हैं। आदेश सबका वो है, एक व्यक्ति का आदेश नहीं है। इसलिए इस पर ज्यादा नाराज होने की बात नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करिए और कर्तव्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। साथ ही साथ
जो आज हमारे सेशन में जो जुड़ गए हैं, अच्छी विचार को आप समझने के लिए जुड़ गए हैं, और यह विचार दूर दूर तक लोगों के पास जाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोग से अपील करता हूं कि हमारे इस चैनल को दूर दूर तक आपको बढ़ाना जिम्मेवारी बनता है, ताकि लोग जागरूक हों और अमूढ़, असभ्य, अहंकारी और घमंडी पर्सन का इस रास्ते से त्याग हो सके और न्यायपूर्ण लोगों का विकास हो सके। मैं इसके लिए आप लोग के समक्ष मैं अपने विचार को रख रहा हूं। साथ ही साथ आप जिस देश का मूल निवासी हैं, आप भारतीय नागरिक हैं, और भारतीय नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनता है कि उचित और अनुचित को भी आपको देखना आपका खुद का कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब तक उचित और अनुचित का जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, तब तक आप चिल्लाते रहिए कि देश से भूखमरी, देश से बेरोजगारी और देश से लगता है कि आर्थिक स्थिति जो जूझ रहा है देश में खत्म हो जाएगा। यह संभव नहीं है। यह तब संभव है जब आपके हरेक घर के हरेक सदस्य को उचित एजुकेशन पाने की क्षमता होगी, वह अच्छे शिक्षा को अर्जन करेंगे, उपार्जन करेंगे, और हर कोई इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलेगा, भूखमरी के शिकार से बचने के लिए प्रयास करेगा, आए पर्यावरण में समस्या का निदान के लिए वृक्षारोपण करेगा। तब जल जीवन हरियाली का नारे बनेंगे। यदि हमारे कोई मंत्रालय संभाले लोग या सत्ता पक्ष के लोग यदि कहते हैं कि इसमें हरियाली है, जल जीवन हरियाली हम लाकर जीवन को सफल बनाएंगे, तो बस उनकी वो सोच है जिनको हम लोग सैल्यूट करते हैं, और वो सोच के साथ हम सभी नागरिकों को आगे बढ़ना होगा, और उनके द्वारा जो चलाई गए अभियान है उस अभियान को हमें सार्थक बनाने के लिए हम लोग को सहायता भी करना होगा। तो आम आदमी को चाहिए कि हम इससे ऊपर उठ करके काम करें। यदि आप घर में बैठे बैठे सोचेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण हो, तो यह संभव नहीं है। वृक्षारोपण करना ही संरक्षण है, वृक्षों का बचाना ही संरक्षण है, और यदि संरक्षण नहीं हो पाता है तो फिर आप त्राही स्थिति में आ जाएंगे। तो मैं इसके लिए आप लोग से अपील करता हूं कि हर एक सदस्य में उचित और अनुचित को आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए। जिस दिन वो आकलन करना शुरू कर दिया, देश से ऐसी स्थितियां खत्म हो जाएगी। और रही बात कि यदि आप किसी सत्ता पक्ष के लोगों के प्रति आप पूर्ण सहमति देते हैं, तो मैं बताता हूं कि आप यानी जीवन को संचालन करने के लिए यहाँ पर्यावरण से आप वायुमंडल से आप वायु को प्राप्त करते हैं, स्वतंत्र वायु आपको चाहिए, तो आपको स्वतंत्र नागरिक होने के नाते स्वतंत्र व्यक्ति को सत्ता पर विराजमान करना होगा। इसके लिए जब आपको सरकारी नौकरी लेने के लिए जब एज और योग्यता की जरूरत होती है, एक मंत्री को बनने के लिए भी योग्यता होती है, और वो योग्यता को देखा नहीं जाता है। आज वर्तमान में योग्यता कैसी होनी चाहिए? विचार रखने वाले ने विचार रखा है। हालांकि जो मैं आज ये बात बता रहा हूं, आप लोग को बताना हमें खुशी मिल रहा है कि आप हमारे बातों से सहमत रहेंगे और उचित और अनुचित का जरूर आप कंपैरिजन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यह आवाज को उठाया नगर पालिका को लेकर के, लेकिन मंत्रालय में पारित नहीं की जाती है। क्या है? क्योंकि जब हम मंत्रालय संभालने के लिए एक मंत्री का उम्र को निर्धारित करेंगे, तो पता होना चाहिए कि हर एक विभाग से उम्र लिया जाता है जिनका अंतिम उम्र 60, 65, 70 साल होती है। तो क्या जीवन भर एक मंत्री के पद पर जीवन क्या 85 साल का एक व्यक्ति भी उस मंत्रालय को संभाल सकेगा अच्छा से? क्या लगता है? यदि आपको नहीं भरोसा है तो मैं बताता हूं कि उनके मेमोरी का जांच करवा के देखिए कि 70 साल के बाद मेमोरी का प्रोटीन क्या बतला रहा है, उनके मस्तिष्क का क्या क्षमता है। बायोलॉजिकल विभाग में भी यदि उसको वर्णन किया जाए तो पता चल जाएगा कि 75 साल के बाद पूर्ण रूप से उनको डॉक्टर रेफर कर देगा, डॉक्टर इस्तीफा दिलवा देगा कि आप इस पद के लायक नहीं है, आप इससे अच्छा है कि परामर्शक बन जाएं,
गुड मेंटर बन जाएं, आपको इस सीट को छोड़ना होगा और उत्तराधिकार की घोषणा करके उत्तराधिकार को विराजमान करना होगा। लेकिन यहां होता नहीं है। बस यहां जब तक मर्जी तब तक विराजमान रखते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूं कि कोई भी मंत्रालय को संभालने के लिए एज के साथ साथ योग्यता का भी होना आवश्यक होता है। और खास करके जो हमारे देश में जो और राज्य में जो मंत्रालय संभाल रखे मंत्रीगण, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि आप यदि मंत्रालय संभालें, किसी कारण से यदि मत लेकर के आप उस पद पर आसीन हो गए हैं तो कम पर संभाल लिए हैं, पद होकर बाद भी तो कम पर डिग्री रखिए। क्योंकि एक छोटा सा मंत्रालय में भी उनका ग्रेजुएशन का डिग्री रखना आवश्यक होगा। क्योंकि हर एक विभाग के लिए जब योग्यता चाहिए तो इसके लिए भी योग्यता की आवश्यकता होगी। मैं अपील करता हूं उस मंत्री महोदय से भी कि कम पर आप ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन अन्य विषयों से नहीं, आपको ग्रेजुएशन करना होगा तो पॉलिटिकल साइंस से करना होगा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में यदि आपका पकड़ होगी तभी सभी लोगों का आप विकास की बात करेंगे। क्योंकि विकासशील देश में विकास की ही आवाज होनी चाहिए। मैं इसके लिए आवाज उठा रहा हूं और यह काम सबको जिम्मेवारी बनता है। साथ ही साथ उन्हें एथिक्स, नैतिकता, यानी कि मंत्रालय मिल गई और आपको आंखों के सामने पर्दा आ गया, आप अहंकारी बन गए, यह तो हो गई विकास नहीं। इसलिए इनके लिए भी थोड़ा न थोड़ा सोच आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उनके पास इकोनॉमिक्स का अच्छा पकड़ भी होना चाहिए। यदि इकोनॉमिक्स का भी अच्छा पकड़ होगा, आर्थिक स्थिति को समझेंगे कि देश और राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, तो आर्थिक स्थिति को भी वह सही ढंग से मैनेज करेंगे और आर्थिक स्थिति पर उनको पकड़ होगा तो उतार चढ़ाव होने वाली व्यापार साधन में भी मेंटेनेंस देंगे और तब हमारा देश और राज्य का विकास होगा। क्या लगता है कि आपको ये सब बातों की और ये सारी स्थितियों को आकलन करना आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है? क्योंकि आप जब ये धरातल पर आ गए हैं, जन्म ले लिए हैं, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि हम होने वाले अच्छे कार्यों का ही सहायक हों और बुरे कार्यों के लिए हम लोग विपरीनार्थक बन जाएं, उल्टे रूप में हम लोग कार्य करें, उसके खिलाफ काम करें और उसको भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहेंगे, और खास करके हमारे साथ जितने भी वर्ग का विद्यार्थी हों, विद्यार्थी का पेरेंट्स हों, किसान वर्ग का लोग हों, या सच में जो मताधिकार का पालन जो किए हों, मैं उन लोगों के लिए आवाज दे रहा हूं। साथ ही साथ देश में जो मंत्रालय संभाले लोग के पास पिछले कई वर्षों का अनुभव भी होनी चाहिए उस क्षेत्र का, तभी तो संभव है देश की तरक्की, राज्य की तरक्की। तो जब वो संभाल ही नहीं पाए हैं पिछले कई वर्षों से अपने कमान को, अपने अनुभव को कभी लिया ही नहीं, यदि वो व्यापारी वर्ग का रहे हैं तो एजुकेशन का मंत्रालय में आकर वो एजुकेशन को कैसे एक अच्छा रूप दे सकते हैं? हमने तो ये भी देखा, आश्चर्य लगता है सुनकर कि आप सोचिए, मैंने किन्हीं पर व्यक्तिगत रूप से कोई हम निशाना नहीं बना रहे हैं, बस ये बताना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से कुछ लोग को मैंने जाना हूं, देखा भी हूं कि उनका विभाग अलग रहा है, 5-7 साल 10 साल पिछले अलग क्षेत्र में आप अनुभव रखा है और वर्तमान में आपको अलग क्षेत्र का मौका मिल जाए तो क्या लगता है कि बैलेंस में स्थिति को आप रखेंगे? नहीं ना। तो इसलिए बैलेंस में स्थिति को रखने के लिए क्या जरूरी है, क्या ना जरूरी है, मैं जागरूकता के लिए मैं ये सेशन चला रहा हूं। और ये समझना होगा कि देश में जो 5 साल जो पेट्रोलियम का, खाद्य संसाधन का जो जिम्मेदारी लिया, पेट्रोल और डीजल के रेट को ऊपर नीचे उठान पतन करते रहे जो मंत्री साहब, और वो वर्तमान में यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में यदि अपना भूमिका रखते हैं तो 5 साल आपने पेट्रोल डीजल का अनुभव रखा और अब आप एजुकेशन में जब आप पैर रखते हैं, कदम रखते हैं, तो क्या लगता है कि एजुकेशन की जो स्थिति है वो सही रह जाएगा? क्या देश में शिक्षा
व्यवस्था सही से चल पाएगा? कितना दिनों का अनुभव है? एक सरकारी नौकरी में जाने के लिए पात्रता परीक्षा की आवश्यकता होती है। तो क्या मंत्रालय संभालने के लिए जो देश के हर एक स्थिति, देश का एक एक दिन का, एक एक मिनट का जो स्थिति आप समझते हैं कि कैसे चलती है देश? कुछ कहने से पहले सोच लिया करिए। तो यदि आपको मैं एक उदाहरण देना चाहेंगे कि यदि किसान बेचारा जो 5 साल से एक ही फसल उगा रहा हो और अचानक इस बार फसल उगाने के लिए उसको कहिए कि अलग फसल उगाओ, तो किसान क्या लगता है, पहले तो 2 साल बेचारा खेत का खाली जुताई करेगा, कटाई करने के लिए सोचेगा भी नहीं कि हम कैसे कटाई करें, क्योंकि 5 साल अलग तरह का खेती किया है ना वो। इस बार यदि वही तरह का खेती करने के लिए मौका दीजिएगा तो हो सकता है कि पिछले साल का अपेक्षा इस बार उत्पादन में वो वृद्धि करेगा, यदि उसी तरह का फसल करने का मौका मिला तो। लेकिन यदि फसल बदल दीजिएगा तो पता है ना कि क्या नतीजा होगी लास्ट में, 3 महीने बाद खेतों से खलिहान में उसको क्या आने वाला है। इसलिए सोचिए, उसी तरह से देश को भी चलाने के लिए अनुभव रखने की आवश्यकता होती है। जहां से पाएंगे वहां से उठा करके और चिन्हित करके मंत्रालय देंगे, यह बिल्कुल उचित तो नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित स्थिति है। और ऐसे अनुचित स्थिति में आपको आगे बढ़ना होगा उचित कार्य के लिए। तो एक जिम्मेवारी की जरूरत होती है। जिम्मेवारी कैसे मिलेगी, यह अनुभव की बात है। तो समझना है, बुझना है, और हम तो सारे लोगों के लिए मैं बात रख रहा हूं कि सारे लोग अच्छे से इस पर विचार करेंगे। एक सरकारी अधिकारी को भी कभी यह नहीं सोचना होगा कि हम किसी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। एक मंत्रालय संभाले हुए मंत्री का भी जिम्मेवारी होगी कि हाँ, हम मंत्रालय संभाले हैं तो हमारा क्या रोल होनी चाहिए। और एक देश के नागरिक का भी जिम्मेवारी पता चलेगा कि हम देश का नागरिक है तो हमें क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए। एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र को आगे विकासशील बनाने में एजुकेशन का कितना बड़ा ये रोल है। हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को हर एक विषयों का नॉलेज दें, हर एक विषयों का नॉलेज खुद भी रखें। क्योंकि मैं आखिरी समय में यह सारे पेरेंट्स से भी अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो भी लाइव सेशन में हमारे जुड़ जाते हैं, कुछ छात्र भी होते हैं, कुछ काम करने वाले लोग भी होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि हम समय निकालकर 2 घंटा जरूर अपने, या तो जो धंधा आपका है उसी टाइप का विषय का अध्ययन करें, 2 शब्द लिखें, बच्चों को बताएं, ऐतिहासिक स्थितियों को बच्चों के सामने रखें कि 1950 से पहले का स्थिति क्या था हमारा देश में, 1800 ईस्वी में क्या स्थिति थी हमारे देश की, खाद्य संसाधन कैसे था हमारे यहाँ, आने वाला 20 साल बाद क्या स्थिति उत्पन्न होने वाला है, आए दिन आप कैसे स्ट्रगल करोगे प्रकृति के साथ। तो पेरेंट्स, जब आप 40, 45, 50 साल का ऊर्जा वाले आप हैं, आपके शरीर में ऊर्जा है और उस समय आपके बच्चे छोटे हैं, आप अपने जीवन में यदि बच्चे को एक अच्छा रास्ता नहीं दे पाइएगा, तो जब आप में मैच्योरिटी आ जाएगी, जब आप वृद्धावस्था में आ जाएंगे, आपके सामने बच्चा दर दर भटकेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। और सबसे अच्छा बात तो यह है कि आप गर्व से अपने बच्चे को अधिकारी बनाइए। यदि आपको लगता हो कि मंत्रीगण और किसी के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ता है, यह बिल्कुल अवैध है। वह उनके सामने नहीं बल्कि आम नागरिक के सामने वो नतमस्तक है, क्योंकि मैंने यानी पीछे जितना भी बात रखी उसमें सारा बातों का स्पष्टीकरण है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सेशन में जुड़ करके हमेशा एक अच्छे विचार पर चलने का काम करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक कहते हैं नमस्कार, धन्यवाद, जय